बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग विद शुएब। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो डेट है वो 30 सितंबर 2022 लास्ट डेट है। और पिछले साल की तरह इस बार भी एक्सपेक्टेड यही कि एफबीआर ने जो है वो टैक्स रिटर्न्स की डेट को एक्सटेंड नहीं करना, या अगर एक्सटेंड करते भी है तो वो 5 से 10 दिन की एक्सटेंशन सिर्फ वन टाइम लेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने गोशवारे अपने रिटर्न्स जो हैं वो टाइमली जमा कराएं और 30 सितंबर से पहले जमा कराएं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि एक ऐसे पर्सन की रिटर्न्स को हमने फाइल करना है जिसकी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल हो। लेकिन मल्टीपल इनकम में उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम हो वो सैलरी इनकम के साथ साथ रेंटल इनकम हो। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मल्टीपल इनकम की मैंने बात की थी, लेकिन उसमें मल्टीपल इनकम जो थी वो सैलरी और बिजनेस से थी। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंटल इनकम, जिसके स्लैब को चेंज किया गया है। और रेंटल इनकम जो है 2021 तक इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से इसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन 2022 और अब 2022 के बाद ऑनवर्ड इसका टैक्स जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर आएगा। और इसका टैक्स जो है वो एओपी और बिजनेस वाला जो है वो कैलकुलेट होगा। लेकिन जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है तो टैक्स जो है आयरिस बाजों का ज़्यादा कैलकुलेट करता है। और अगर आपका टेनेंट जो है वो टैक्स विथहेल्ड भी करता है या कोई टेनेंट विथहेल्ड नहीं करता, तो इन कंडीशंस को हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पे रिटर्न्स फाइल करनी है सैलरी इनकम प्लस रेंटल इनकम की। और उसके बाद हमने उसको कंप्लीट करने के बाद हमने मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने हैं और इस चीज़ को देखना है कि आप अपना टैक्स जो है वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें हम शुरू करते हैं रिटर्न्स को। सबसे पहले आपने आ जाना है एफबीआर की साइट के अंदर, fbr.government.pk। यहाँ पे आप देखें कि एफबीआर आपको मैसेज दे रहा है कि आखिरी तारीख का बिल्कुल इंतजार ना करें और अपने गोशवारे जो है वो 30 सितंबर 2022 से पहले जमा कराएं। इसके बाद आपने आना आयरिस के अंदर, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखा है। इसके बाद हमने लॉगिन होना है आईडी और पासवर्ड डाल के। जैसे ही हम लॉगिन होंगे तो आपके सामने इस तरह का सरफेस आ जाएगा जैसे इसके पहली भी रिटर्न्स में मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद हम डिक्लेरेशन के फॉर्म के अंदर आके आपने लेना है नॉर्मल रिटर्न्स। जैसे ही आप इस नॉर्मल रिटर्न के फॉर्म को लेंगे, यहाँ से आपने पीरियड को सिलेक्ट करना है 2022। ये फॉर्म का आपका प्रीव्यू इस तरीके से आ जाएगा। अब रिटर्न्स के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आपने बनानी है अपनी कंट्रोल शीट्स। कंट्रोल शीट्स है जिसके अंदर आपकी सोर्स ऑफ इनकम होगी और आपके एक्सपेंसेस की डिटेल होंगी, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट होगी जो कि फार्मूले से कंप्लीट होगी। बहुत सारे दोस्तों ने डिमांड की और मैसेजेस भी किए व्हाट्सएप पे और फेसबुक उस पे फेसबुक पे और यूट्यूब के चैनल के ऊपर कि मुझे ये शीट दे दें, तो मैंने उनको प्रोवाइड किया। बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर इस शीट को भी चाहते हैं कि ये शीट भी आपको मिले तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ से हम सबसे पहले फॉर्म के अंदर आने के बाद अपनी जो सैलरी इनकम है उसको हम डालते हैं। तो हम आ जाते हैं सैलरी इनकम के अंदर। 9 लाख रुपए एक पर्सन की अगर एनुअल सैलरी है और इसके अलावा 90,000 रुपये जो है उसकी एग्जामेशन है, आप सैलरी का 10% जो है वो एज मेडिकल अलाउंस जो है वो आपको एग्जामेशन मिल जाती है, तो वो एग्जामेशन के कॉलम में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद कैलकुलेट का बटन दबाना है आपने, तो ये 8,10,000 रुपये इसने टैक्सेबल बना दिया। इसके बाद आप आते हैं प्रॉपर्टी के टैब के अंदर, जो कि रेंटल इनकम होगी। यहाँ पे आपने आना है रिसीप्ट के अंदर और यहाँ पे आपने डालना है अपनी रेंटल इनकम को। जैसे कि 2 लाख रुपए रेंटल इनकम इनकी है, तो हमने यहाँ पे डाला और उसके बाद कैलकुलेट किया। जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो 20% की अमाउंट होती है, इस अमाउंट की एफबीआर उसको जो है वो लेस कर देता है एज अ डिडक्टेबल अलाउंस रिपेयर मेंटेनेंस के तौर पे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो 1,60,000 रुपये जो है वो टोटल टैक्सेबल बनी। अब यहाँ पे हमने आना है कंप्यूटेशन के अंदर और आपको दिखाना है कि इसका टैक्स जो है वो क्या कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे हम आते हैं तो इसका टैक्स हमने देखा कि 18,500 रुपये टैक्स इसका कैलकुलेट हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने मजीद रिटर्न्स को कंप्लीट करना है। हमने आना है पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर और यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस के टैब में आके अगर आप चाहें तो 1 बाई 1 भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं टाइम की सेविंग के लिए यहाँ पे इस चीज़ को ऐसा करता हूँ कि मैं टोटल जो है वो एक ही कॉलम में डाल देता हूँ। ठीक है, पहले की वीडियोस में मैंने 1 बाई 1 डाल के दिखाया है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जो भी आपसे रेलेवेंट एक्सपेंसेस हैं उनके टैब के अंदर ही उसकी वैल्यू को पुट करें, तो इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है। इसके बाद हमने पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद आ जाना है पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर।
यहाँ पे हमने अपनी कंट्रोल शीट के अंदर आना है और अपनी वेल्थ को देखना है कि जो जो चीज़ें आपकी थी रेलेवेंट उसको आपने क्लिक करना है। बिजनेस इस साल इनका नहीं है तो आपने इनको डिलीट कर देना है। इसके बाद कैलकुलेट का बटन दबाना है, ये बिजनेस यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद आपने आना है तमाम चीज़ों के ऊपर। 150 की ज्वेलरी है, 185 की फर्नीचर फिक्सर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये इसी तरह पर्सनल आइटम है 125, 3 लाख रुपए जो इंश्योरेंस की पॉलिसी की मेच्योरिटी है, इसको आपने चेंज करना है। इसके बाद आपने आ जाना है कैश इन हैंड के अंदर जो कि 163,500 है, यहाँ पे आपने इसको चेंज किया कैश की वैल्यू को। इसके बाद आपने कैलकुलेट किया तो ये टोटल आपकी वेल्थ कैलकुलेट हो गई 25,98,500। यहाँ से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल यही है जनाब। इसके बाद आपकी मुख्तलिफ लोन की जो अमाउंट है 2,19,062 रुपये, वो आपने यहाँ पे फीड करना है। इसके बाद आपने कैलकुलेट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आप आ जाएगा 2,19,000। जो कैलकुलेट का बटन आपने दबाया तो ये इसने कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट शीट के ऊपर जो कि रिकन्सिलेशन का पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ये आपको बता रहा होता है कि पिछले साल के एसेट्स और करंट ईयर के एसेट्स है और आपका डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि इंक्रीज या डिक्रीज जो हमारा आ रहा है वो 1,19,000 रुपये का आ रहा है। इसके बाद आपने ये करना है ये है कि इस कॉलम में आपने अपने इनफ्लोज को लिखना है, यानी कि जो आपका नॉर्मल टैक्स बन रहा है उसको लिखना है और इसके अलावा जो एग्जेम्प्टेड मिल रहा है उसको लिखना है आपने। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे कंपटीशन के अंदर और यहाँ पे आपने देखना है कि जो आपका टैक्सेबल अमाउंट बन रही है वो बन रही है 9,70,000। आप यहाँ पे आते हैं और आपने रिकन्सिलेशन में लिख दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा 90,000 रुपये जो आपको एग्जेम्पशन मिली मेडिकल अलाउंस की, उस ये आपने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस वो यूँ आ रहा है दोस्तों क्योंकि जो मेरी सैलरी मुझे मिली है साल की 9 लाख रुपए, उसके ऊपर अंडर सेक्शन 149 टैक्स भी जो है वो डिडक्ट हुआ है। तो अब बारी है टैक्स डिडक्ट करने एडजस्ट करने की। आप एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आएंगे और आपने सेक्शन 149 के अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 15,000 रुपये जो है आपकी सैलरी के मद में टैक्स जो है वो ड्यूरिंग द ईयर कट चुका है। आपने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद अब जब दोबारा रिकन्सिलेशन के टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका की जो वैल्यू है वो आपने अदर्स के अंदर यहाँ पे डाल देनी है जो आपकी ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कटा। ठीक है, इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है तो ये रिकन्सिलेशन की अमाउंट 0 हो जाएगी। अब अपने रिटर्न्स को फाइल करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे जब कंपटीशन के टैब के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ वो 18,500 रुपये कैलकुलेट हुआ। ठीक है, और जो मैंने एडजस्ट कराया टैक्स वो 15,000 रुपये और 3,500 रुपये का जो है वो एडमिटेड आ रहा है मेरा। तो इट्स मीन ये कि आपने 3,500 रुपये का चालान बनाना है और चालान बना के जमा कराना है। यहाँ से आपने इधर आना है पेमेंट के अंदर। जब आप चालान बनाएंगे, चालान बना के जमा कराएंगे, उसका सीपीआर जनरेट हो जाएगा। तो जब आप प्लस के बटन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने उसको क्लेम करना है और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन के टाइम में आना है और अपने पिन को डाल के वेरीफाई करके और सबमिट करना है। ये तो दोस्तों बात हो गई एक नॉर्मल रिटर्न्स की जो कि एक सैलरी एक ऐसे इंडिविजुअल की जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी इनकम प्लस रेंटल इनकम हो। ठीक है, और हमने इसकी वर्किंग की और इसकी टैक्स को कैलकुलेट किया। अब इसका टैक्स कैलकुलेट कैसे हुआ, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है इस वीडियो का। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके अंदर। अब हमने अगर बात की, अगर कुछ कंडीशंस मैंने आपके लिए बनाई हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि अगर एक पर्सन है जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कुछ कंडीशंस कि उस पर्सन की इनकम जो है वो रेंटल इनकम है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो अगर एक शख्स की सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम है, पहली कंडीशन ये है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें आना है आईआरएस के टैब के अंदर और यहाँ से हमने उसकी सैलरी को हटा देना है। क्योंकि अब मैं उन कंडीशंस की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको मैं कुछ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि टैक्स जो है वो कैलकुलेट कैसा होता है। तो अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम की बात की और मैंने वो कहा कि वो 6 लाख रुपए उसकी एनुअल रेंटल इनकम है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे वैल्यू इसने 1/5 जो है 20% आप जिसको कह सकते हैं वो एज अ डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर दिया और टैक्सेबल जो बनाया वो 4,80,000 रुपये को बनाया। अब 4,80,000 रुपये को बनाया तो कंपटीशन के अंदर आप आएंगे और कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा कि इस पर टैक्स जो है वो क्या कैलकुलेट हुआ है। तो इस पर टैक्स जो दोस्तों कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट हुआ 4,000 रुपये। ये कैलकुलेट कैसे हुआ, ये कैलकुलेट ऐसे हुआ
कि ये बिजनेस के स्लैब से कैलकुलेट हुआ, क्योंकि जब इसको नॉर्मल रिजीम में डाल दिया गया तो 4,80,000 डिवाइड बाई 12, यानी आपको 40,000 रुपये अगर आप मंथली रेंट ले रहे हैं, एनुअल जो वो बन रहा है वो 4,80,000 रुपये बन रहा है टैक्सेबल, तो इस पे बिजनेस का जो स्लैब लगता है वो 4,000 रुपये लगता है, जिसपे 4,000 रुपये टैक्स कैलकुलेट हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया मैंने आपको कि अगर तो आपकी सिर्फ रेंटल इनकम है तो वो बिजनेस के स्लैब से उसका टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन को हमने देखा कि पहली कंडीशन में जो हमारा कैलकुलेट हुआ वो हमारा कैलकुलेट हुआ बिजनेस इनकम। ठीक है, बिजनेस का जो स्लैब है वो अप्लाई हुआ। अब दूसरी कंडीशन में मैं बात करूं कि अगर उस पर्सन की सोर्स ऑफ इनकम सैलरी इनकम प्लस रेंटल इनकम हो तो उसका टैक्स क्या कैलकुलेट होगा, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे आके बताता हूँ कि अब हम सैलरी के टैब में आ जाएंगे और हमने डाला कि 9 लाख, 9 लाख मैंने डाला और 90,000 रुपये मैंने 10% जो है वो मेडिकल की एग्जामेशन भी ले ली, कैलकुलेट किया तो 8,10,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट बनी। इसके अलावा रेंटल इनकम जो है वो इन जनाब की 2 लाख रुपए, तो रेंटल इनकम मैंने आके यहाँ पे डाल दी 2 लाख। जैसे ही मैंने डाला और इसको कैलकुलेट किया तो इसने 1,60,000 रुपये को 20% माइनस करने के बाद टैक्सेबल बनाया। अब मैं कंपटीशन के टैब के अंदर जब आता हूँ तो यहाँ पे मैं टैक्स देखता हूँ तो टोटल मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 9,70,000 रुपये, जो कि 8,10,000 रुपये सैलरी से टैक्सेबल है और 1,60,000 रुपये रेंटल इनकम से टैक्सेबल है। तो इसने टैक्स कैलकुलेट किया 18,500। ये इसने कैसे किया दोस्तों, ये भी इसने किया सैलरी के स्लैब से। पहले जो स्लैब था सिर्फ रेंटल इनकम थी, वो उसने नॉर्मल रिजीम से कैलकुलेट किया तो वो बिजनेस इनकम है हेड हुआ। लेकिन जब यहाँ पे इसने 9,70,000 रुपये, सॉरी, हाँ जी, जब 9,70,000 रुपये को इसने आयरिस से हमने हमने डाला टैक्सेबल इनकम, तो ये इसने कैलकुलेट किया 18,500, जो कि सैलरी के स्लैब से कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, जैसे हमने अभी दो कंडीशन पढ़ ली। ठीक है, एक कंडीशन हमने पढ़ी कि अगर सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम हो तो उसका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो बिजनेस के स्लैब से होगा। दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी कि अगर इसकी सैलरी इनकम प्लस रेंटल इनकम हो तो वो सैलरी के स्लैब से कैलकुलेट होगा। तीसरी कंडीशन भी मैंने पढ़ी कि अगर मैं इसकी इनकम को मजीद बढ़ा दूं, अभी मैंने 2 लाख रुपए डाला था, अभी मैं डाल देता हूँ 3 लाख रुपए। ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या आगे देख लें, 3,20,000। जब 3,20,000 मैंने डाला और कैलकुलेट किया तो इसने टैक्सेबल बनाया 2,56,000 रुपए को, और इसने यहाँ पे टैक्स जो कैलकुलेट किया वो देखें आप 23,300 रुपए किया, यानी कि आप 10,66,000 रुपए टोटल टैक्सेबल इनकम बन रही है। इसको भी हम डाल के देख लेते हैं कि बिजनेस के स्लैब से ये कितना बन रहा है और सैलरी के स्लैब से कितना बन रहा है। तो 10,66,000 डिवाइड बाई 12, जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो इसने 23,300 रुपए सैलरी के स्लैब से बनाया और बिजनेस के स्लैब से इसने बनाया 10,000, बिजनेस स्लैब से बनाया 56,600। लेकिन इसने जो कैलकुलेट किया दोस्तों वो यहाँ पे सैलरी के स्लैब से कैलकुलेट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 23,300 रुपए। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमने पढ़ ली अभी कि पहली उसकी रेंटल इनकम हो, दूसरी उसकी सैलरी प्लस रेंटल इनकम हो, चौथी भी सैलरी प्लस रेंटल इनकम हो लेकिन उसका जो अमाउंट है वो थोड़ी बढ़ गई हो। इसको भी हमने देखा कि पहली सूरत में सिर्फ रेंटल इनकम की सूरत में भी इसने बिजनेस का स्लैब कैलकुलेट किया। रेंटल इनकम प्लस सैलरी इनकम में एक वैल्यू मैंने डाली जिसके ऊपर इसने सैलरी का स्लैब कैलकुलेट किया और टैक्स बनाया। इसके बाद मैंने मजीद एक और अप्लाई किया जिसके अंदर सैलरी इनकम प्लस रेंटल इनकम थी और रेंटल इनकम के अमाउंट को कुछ बढ़ाया, तो इसके अंदर भी इसने सैलरी का स्लैब अप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3,20,000 से मैंने जैसे ही 3,50,000 रुपए किया तो उसने बिजनेस का स्लैब अप्लाई करके टैक्स बहुत ज्यादा बनाया। ऐसा क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सैलरी इनकम मेरी वही रही, ठीक है, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे डाला 3,50,000, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए जो है वो मेरी एनुअल इनकम जो कि रेंट्स की मद में है वो बढ़ी। जब वो यहाँ पे बढ़ी तो उसने 20% को माइनस करके बाकी 80% को टैक्सेबल बनाया। अब मैं कंपटीशन के पार्ट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसने कैलकुलेट किया है 59,000 रुपीज। ठीक है, जो कि नॉर्मल टैक्स से कैलकुलेट हुआ है और एनुअल इनकम जो कंबाइन होकर आई वो 10,90,000 रुपए आई है। अब इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि अगर मैं सैलरी के स्लैब से कैलकुलेट करूँ 10,90,000, इसको 12 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मंथली डलनी है। ठीक है, तो मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो मंथली होकर एनुअल ऑटोमेटिकली यहाँ बता दे रहा है। ठीक है, तो 10,90,000 रुपए को मैंने जैसे ही कैलकुलेट किया सैलरी के स्लैब से तो वो यहाँ पे से 24,500 रुपए का टैक्स बनाया। जबकि इसी 10,90,000 रुपए को मैंने कैलकुलेट किया
बिजनेस के स्लैब से तो उसने 59,000 रुपीज का टैक्स कैलकुलेट किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इन कंडीशंस में जब उसकी सैलरी इनकम और रेंटल इनकम का रेशियो अगर हमने टैक्सेबल इनकम से निकाला तो पहली कंडीशन में बन रही थी 76% सैलरी इनकम और 24% जो है वो रेंटल इनकम। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ और इससे यहाँ पे निकाला है। अब दूसरी कंडीशन में जैसे ही मैंने रेंट की इनकम को बढ़ाया और सैलरी इनकम को कुछ भी नहीं किया लेकिन रेंट की इनकम को बढ़ाया तो टोटल टैक्सेबल इनकम बढ़ गई। और टैक्सेबल इनकम की बेसिस के ऊपर जब परसेंटेज से मैंने डिवाइड किया तो 25.7% जो है वो रेंटल इनकम बनी और 74.3% जो है वो उसकी सैलरी इनकम बनी। अब यहाँ पे दोस्तों आयरिस ने कैलकुलेट की ऐसे किया है कि जैसे ही आपकी सैलरी इनकम 75% से कम होती है, यानी कि आपकी रेंटल इनकम 25% से एक्सीड हो जाती है तो वो बिजनेस का स्लैब अप्लाई कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसलिए जैसे ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का फर्क देख सकते हैं कि पहले 3,20,000 रुपए मैंने रेंटल इनकम की मद में डाला और उसके बाद 3,50,000 रुपए डाला तो टैक्सेबल इनकम मेरी सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए बढ़ी। लेकिन 30,000 रुपए के बढ़ने से यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट किया है आईआरएस ने वो कितना ज्यादा कैलकुलेट किया है कि 59,000 रुपीज और कहाँ पे 23,300, यानी कि इसने तकरीबन तकरीबन 35,000 रुपए का टैक्स जो है वो ज्यादा कैलकुलेट किया। ठीक है दोस्तों, अब ये मुख्तलिफ कंडीशन थी जो हमने इसको भी सीखा कि अगर सिर्फ उसकी रेंटल इनकम हो तो यहाँ पे बिजनेस वाला स्लैब अपना ही होगा। लेकिन अगर उसकी रेंटल इनकम प्लस सैलरी इनकम हो और उसकी रेंटल इनकम 25% से लेस देन हो तो उसकी जो स्लैब है वो भी सैलरी वाला अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही 25% से एक्सीड हो जाती है तो उसके बाद जो है वो जो स्लैब है वो बिजनेस वाला अप्लाई हो जाएगा और टैक्स आपका ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज दोस्तों कि हाउ टू मिनिमाइज टैक्स। अब इसका जवाब दोस्तों यही है कि आपने अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसको 25% से कम रखना है। इसको अंडरस्टैंड आप थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा डिफरेंस है आपकी सैलरी इनकम और रेंटल इनकम में तो आप थोड़ा सा इस रेशियो को चेंज कर दें तो आपका टैक्स जो है वो काफी सेव हो सकता है। ये बहुत जरूरी पार्ट है। सबसे जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि हाउ टू मिनिमाइज योर टैक्स अगेंस्ट रेंटल इनकम और अगेंस्ट इफ योर सोर्स ऑफ इनकम हैज मल्टीपल। ठीक है, और जिसके अंदर आपकी सैलरी इनकम प्लस रेंटल इनकम हो तो यहाँ पे आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है रिटर्न फाइल करते हुए कि आपने अपने टैक्सेबल इनकम का 25% से लेस देन जो है वो रेंटल इनकम को रखना है। और इसको आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपका जो टैक्स है वो बहुत कम जमा हो जाएगा और आप जो है ज्यादा टैक्स पे करने से बच सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक सवाल ये होता है कि मैंने ये कहा कि अगर रेंट जो है वो टेनेंट ने डिडक्ट किया, अब रेंट टैक्स जो है वो टेनेंट ने डिडक्ट किया, अब इसकी बेसिस दोस्तों ये होगी कि जो रेंटल इनकम की जो टैक्स कैलकुलेट होना है वो तो होना है नॉर्मल इनकम से। ठीक है, जो बिजनेस और इंडिविजुअल का जो यहाँ पे बिजनेस इंडिविजुअल और एओपी का जो टैक्स रेट है उससे अप्लाई कैलकुलेट होना है। लेकिन इसकी जो विथहोल्डिंग होनी है दोस्तों वो होनी है अंडर सेक्शन 155। ठीक है, और इसका लॉ ये कहता है कि अगर 3 लाख रुपए तक किसी इंडिविजुअल और एओपी की 3 लाख रुपए तक रेंटल इनकम है तो उसका टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं करेगा टेनेंट। लेकिन अगर उसकी 3 लाख से एक्सीड होकर 6 लाख तक पहुंचती है, मतलब 3 लाख से एक्सीड होती है तो उसकी 3 लाख से एक्सीडिंग के ऊपर 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% एक्सीडिंग 3 लाख रुपए जो है वो टेनेंट ने टैक्स काटना है। अब इस सूरत में करना क्या है आपने, इस सूरत में अगर ये करना ये है कि अगर आपके टेनेंट ने टैक्स नहीं काटा, इसकी तो हमने एक्चुअल वर्किंग की थी। ठीक है, लेकिन अगर आपके टेनेंट ने टैक्स काटा तो इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा था कि टेनेंट ने आपका टैक्स डिडक्ट किया तो उसके बाद आपका होगा ये कि आपका टैक्स थोड़ा सा और कम कैलकुलेट होगा। उसमें आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे उस वैल्यू को डालना है जो आपकी एक्चुअल रिसीव्ड हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ रेंटल इनकम के अंदर और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आपकी टोटल जो इनकम थी वो थी 6 लाख रुपए, लेकिन 6 लाख रुपए के ऊपर आपके टेनेंट ने 5% एक्सीडिंग 3 लाख रुपए टैक्स काटा तो 6 लाख माइनस 3 लाख जो कि एग्जामेशन है और बाकी उसके ऊपर उसने 5% टैक्स काटा तो इट्स मीन उसने 15,000 रुपए टैक्स काटा और आपको 5,85,000 रुपए दिए। तो आपने यहाँ पे 5,85,000 रुपए ही लेना है,
ठीक है, 20% वो खुद माइनस करेगा। आपने यहाँ पे आईरिस के अंदर उस वैल्यू को लेना है जो आपको एक्चुअल रिसीव हुई। अगर तो टेनेंट ने टैक्स काटा और रिमेनिंग पेमेंट दी तो आपने वो रिमेनिंग पेमेंट को यहाँ पे लेना है एनुअल, और अगर उसने टैक्स नहीं काटा तो आपने टोटल पेमेंट को लेना है जो आपने एक्चुअल रिसीव की। अब आप देखें कि जब आपने 6 लाख रुपए डाला था तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कुछ और हुआ था और एग्जाम्पशन ज्यादा की मिली थी और टैक्सेबल अमाउंट बनी थी 4,80,000 रुपए, लेकिन अब आपके टेनेंट ने टैक्स काटा 15,000 रुपए और आपको 5,85,000 रुपए दिए। तो उसके बाद जब आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल अमाउंट और कम बनी। तो इससे दोस्तों होगा ये कि आपका जो टैक्स है वो मजीद कम बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और बहुत सारी एक टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस किया, जिसके अंदर अगर मेरी रेंटल इनकम जो है वो 25% से एक्सीड हो जाती है इन कंडीशंस के अंदर, तो फिर मेरा टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट होगा। और अगर मेरी रेंटल इनकम 25% से लेस देन रहती है तो मेरा जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो सैलरी के स्लैब से कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर मोर देन 75% आपकी सैलरी इनकम होती है तो आपका जो स्लैब लगेगा वो सैलरी का स्लैब लगेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है वो 75% से लेस देन हो जाती है, या दूसरी सूरत में अगर मैं ये कहूँ कि आपकी रेंटल इनकम 25% या 25% से एक्सीड हो जाती है, मोर देन 25% हो जाती है, तो आपका बिजनेस वाला स्लैब अप्लाई होगा और आपका टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेट होगा। तो आपने इस सूरत में करना ही है कि अपने टैक्स को मिनिमाइज करने के लिए अपनी रेंटल इनकम को 25% से लेस देन रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है रेंटल इनकम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये शीट चाहिए जिसमें मैंने वर्किंग की है कंप्यूटेशन की, तो ये मैं आपको भेज दूंगा जिन जिन दोस्तों को चाहिए। पहले भी बहुत सारे दोस्तों ने मांगा है और इस वीडियो की बहुत डिमांड आई थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप रेंटल इनकम के ऊपर वीडियो बनाएं। उम्मीद है आप लोग सब इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।